कक्षा 11 कला वर्ग के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, वर्चुअल क्लास के माध्यम से भूगोल विषय पढ़ाने के लिए आपसे जुड़ रहा हूं। बच्चों, पहले मैं आपको इंटर के पाठ्यक्रम में भूगोल की स्थिति क्या है इसके बारे में बता दूं। आपके विद्यालय में कला वर्ग में यानी आर्ट्स साइड में जितने भी विषय चलते हैं, जितने विषयों की मान्यता है, उसमें भूगोल एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक भी है, यानी विज्ञान विषयों की तरीके से 70 नंबर की लिखित परीक्षा और 30 नंबर का प्रयोगात्मक। ठीक है, तो प्रयोगात्मक होने से ये विषय बड़ा लोकप्रिय है और इसमें आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर दें तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने की पूरी संभावना होती है। आपको पता होगा, पिछले साल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में आपके विद्यालय के एक छात्र ने भूगोल में 90 अंक प्राप्त किए थे। मेरी ओर से उसे 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया था, इससे भी आप परिचित होंगे। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें तो आप भी अच्छे अंक भूगोल में प्राप्त कर सकते हैं। बस बात यह है कि भूगोल एक सामाजिक विज्ञान होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाला विषय है, तो आपको थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखना पड़ेगा। विज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा गणित और कला का भी प्रयोग भूगोल पढ़ने के दौरान होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं भूगोल के मुख्य रूप से 2 पार्ट हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कक्षा 11 में आप भौतिक भूगोल पढ़ेंगे और कक्षा 12 में मानव भूगोल पढ़ेंगे। साथ ही साथ भारत का भूगोल भी इसमें शामिल होगा। जैसे आपकी इस वर्ष की भूगोल की पुस्तक में खंड क भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और खंड क भारत का भौतिक पर्यावरण। तो पहले हम लोग भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जब आगे क्लास होगी तो हम भारत के भौतिक पर्यावरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपका खंड का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में जो पहला पाठ है, एक विषय के रूप में भूगोल, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपका पाठ है और ये किताब का नाम है और इसमें अध्याय पहला जो है वो है एक विषय के रूप में भूगोल। आपने पिछली कक्षाओं यानी कक्षा 9 और 10 में सामाजिक विषय पढ़ा था। सामाजिक विषय के अंतर्गत ही भूगोल का अध्ययन भी आपने किया है। आपने 6, 7, 8 में भी भूगोल पढ़ा है, तो आपको भूगोल की कुछ सीमित ज्ञान अवश्य होगा। अब कक्षा 11 और 12 यानी इंटर लेवल पर भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपके सामने है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला पाठ। पहले पाठ में मैं आपको यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ बच्चों, भूगोल या कोई भी विषय है उसका पाठ काफी विस्तृत है। एक दिन में संपूर्ण पाठ को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं एक पाठ को 3-4 दिनों में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा और हर वीडियो के बाद आपको कुछ प्रश्न उन्हीं में से जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से छांट करके कुछ प्रश्न बनाया है मैंने, आपको दूंगा और आप जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपके पास जो भी 10-15 मिनट समय होगा, किताब कॉपी लेकर के बैठें। किताब भी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, उस पाठ को आपने अध्ययन कर लिया होगा, तो आप मेरे लेक्चर और किताब की सहायता से उन प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ आप एक कलम और कागज भी लेकर जरूर बैठेंगे। वीडियो के दौरान अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता या आपको लगता है कि सर ने कुछ गलत यहाँ बता दिया, अगर आप उसको पकड़ पाते हैं तो ये सारी चीज़ें और जो प्रश्न मैंने दिया है अगर उसके उत्तर में कहीं आप फंसते हैं तो इन सारी चीज़ों पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। शाम को 3 से 4 के बीच में व्हाट्सएप पर उपलब्ध रहूंगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके अपना शंका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रेंड पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले आज हम शुरू करते हैं जो आपका पहला अध्याय है, एक विषय के रूप में भूगोल। मैंने इसको कुछ बिंदुओं में बांट दिया है
तो हम बिंदुवार चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से वो पाठ समझ में आता जाए। सबसे पहली बात जो उठाई गई है वो है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? तो आप जानते हैं बच्चों, हम धरातल पर रहते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण से हम सदैव प्रभावित रहे हैं। जैसे आदिम समाज में जो मनुष्य था वो पूरी तरीके से प्रकृति के अधीन था, यानी पशुओं और पौधों पर निर्भर था। यहीं से उसको भोजन प्राप्त होता था। पशुओं को का शिकार करके या किसी जानवर द्वारा मारे गए पशुओं का मांस वो भक्षित करता था। साथ ही साथ पौधों से वो तरह तरह के फल फ्रूट प्राप्त करता था और इसी पर उसका जीवन निर्भर था। आगे चलकर थोड़ा सा विकास हुआ, खासतौर से तकनीक का विकास हुआ, उसके बुद्धि बल का विकास हुआ, तो उसने कुछ प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि, मिट्टी, जल, इन सब का प्रयोग करके अनाज उपजाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा उसके जीवन में बदलाव आ गया। पहले वो प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, आंधी तूफान, वर्षा, इन सब चीजों से वो भयभीत होता था, डरता था। कभी कभी वो इनको ईश्वर के रूप में पूजा करने लगा ताकि इनके प्रकोप से बचा रहे। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे वो विकसित होता गया, उसने मौसमी दशाओं के अनुसार अपने को ढाल लिया। इन तमाम प्राकृतिक घटनाओं से वो एडजस्टमेंट यानी अनुकूलन करने लगा। कभी कभी उनसे लड़ने के लिए भी खड़ा होने लगा और इस तरीके से धीरे धीरे मनुष्य जो है वो इन प्राकृतिक शक्तियों से एक सामंजस्य बैठा लिया उसने। तो इन प्राकृतिक धरातल पर इन प्राकृतिक घटकों से एडजस्टमेंट करके उसने कुछ चीजें अपनी ओर से बनाई। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करते हुए पृथ्वी पर उसने कुछ अपनी ओर से बनाया। जरा दिमाग लगाइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि मनुष्य ने इस पृथ्वी पर क्या क्या बनाया। इसे हम सांस्कृतिक भूदृश्य के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ प्राकृतिक घटक हैं, दूसरी तरफ मानव द्वारा बनाया गया सांस्कृतिक भूदृश्य है। ये दोनों भिन्न हैं। इन दोनों के बीच की विविधता को समझने तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारणों की खोज की क्षमता हमें भूगोल विषय से प्राप्त होती है। साथ ही साथ भूगोल का ज्ञान हमें ग्लोब और धरातल का जो दृश्य ज्ञान है उसकी कुशलता प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होता है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक सभी विषयों में इस्तेमाल की जा रही है, भूगोल में भी इस्तेमाल की जा रही है। जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास, जिसको हम GIS कहते हैं, ये भूगोल से ही इसका भी ज्ञान हमें मिलता है। साथ ही साथ मानचित्र कला, सर्वे और विविध भौगोलिक शाखाओं के ज्ञान में पारंगत करके भूगोल विषय हमें अपने राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लायक बनाता है। बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरे बिंदु की तरफ आते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति एवं प्रयोग। भूगोल को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, आइए ये जानते हैं। भूगोल शब्द में दो शब्द हैं, जियो और ग्राफस। जियो का अर्थ होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कंसेप्ट जियो यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था ग्रीक विद्वान यानी यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज ने। यह आपको याद रहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इरेटास्थनीज, ठीक है। अब हम आते हैं, इनको आपको मैं और बता दूं इनके बारे में। इरेटास्थनीज ने भूगोल को
सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द नाम दिया और इसीलिए इनको भूगोल का पिता यानी भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि भूगोल का जनक कौन था, तो ये इरेस्टोस्थनीज थे। अब आइए देखते हैं इसके दो शब्दों का नाम। पहले है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो आपको समझ में आया, पृथ्वी का वर्णन। अगर हम इसको सीधे सीधे कहें तो ये हो गया पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। अब हम इसके भूगोल क्या है इसको समझने के लिए हम थोड़ा कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को लेते हैं, उन पर गौर करते हैं, तो थोड़ा सा और स्पष्ट होगा कि भूगोल क्या है। तो अब हम भूगोल क्या है इसके अंतर्गत हम भूगोल की परिभाषाओं को लेते हैं। तो बच्चों, भूगोल की परिभाषा, यहां मैंने 3 परिभाषा आपके सामने लिख रखी है ब्लैक बोर्ड पर। मैं बारी बारी से एक एक परिभाषा आपको समझाता हूं और उसके बाद कुछ और प्रकाश डालेंगे ताकि आपके समक्ष भूगोल क्या है ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। हम 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों यानी भूगोलवेत्ताओं का, भूगोलवेत्ता का मतलब आपको बता दें, भूगोल का गहन अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले, भूगोल पर पुस्तकें लिखने वाले, भूगोल के विभिन्न विधाओं के बारे में अपनी राय देने वाले, इन तमाम लोगों को हम भूगोल का वैज्ञानिक कह सकते हैं या भूगोलवेत्ता कह सकते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के बारे में क्या कहना है, उन्होंने किस तरह भूगोल की परिभाषा दी है, वो आपके समक्ष है। मैं बारी बारी से समझाता हूं। पहली परिभाषा देखें आप, पृथ्वी एवं मानव। पृथ्वी एवं मानव भूगोल के 2 गतिशील अंग हैं। पृथ्वी और मानव भूगोल के 2 गतिशील अंग हैं। इस परिभाषा को दिया था E.C. सिंपल महोदया ने। E.C. सिंपल। अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा आपकी लेने। दूसरी परिभाषा जो आपकी है, भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल मानव के निवास के यानी मानव के घर के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। यह परिभाषा L.D. स्टाम्प महोदय ने दिया है। और अब हम देखते हैं तीसरी परिभाषा। दूसरी के बाद ये तीसरी परिभाषा है, इसको हम देखते हैं, भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है। कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम तीनों परिभाषाओं का अगर एक वो निकालें कि निष्कर्ष क्या है, तो तीनों परिभाषाओं के निष्कर्ष में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और जब इन तीनों परिभाषाओं को एक साथ एक रूप अगर हम इसको निष्कर्ष इसका निकालें, तो जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि पृथ्वी वास्तव में मनुष्य का सदैव से, आज से नहीं, आदिकाल से जब मनुष्य जैसा कोई प्राणी इस पृथ्वी पर आया तब से आज तक तमाम कीड़े मकोड़ों से लेकर पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य का ये घर है। और साथ ही साथ मनुष्य इस पर जो कार्य करता है वो प्रकृति के तत्वों से प्रभावित होकर उनका उपयोग करते हुए करता है। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन। ये सारी चीजें शामिल होकर के भूगोल के विषय को, इसके उद्देश्य को बहुत बड़ा बना देती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालूंगा ताकि आपको भूगोल के क्या है उसका जो स्वरूप है वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूं, पहली बात, पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता है। ठीक है, यानी भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता हमको देखने के लिए मिलती है। अभी आपको मैंने कुछ पहले बताया था कि जरा सोचिए दिमाग में कि इस मनुष्य ने सांस्कृतिक भूदृश्य जो इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर बनाए हैं अपनी कार्यकुशलता, अपनी तकनीक से, वो क्या क्या है, क्या आपने सोचा? चलिए, हम वीडियो पर हैं,
आपसे सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से कई विद्यार्थियों ने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी ने, यह धरातल हमारा समतल हर जगह नहीं है। आप जानते हैं इसमें घास के मैदान हैं, इसमें पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं। इस तरह तमाम तरीके के भूदृश्य हमें दिखाई देते हैं धरातल पर। इसको हम प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अब मनुष्य ने इस प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का उपयोग करते हुए इसी धरातल पर कुछ अपना खड़ा किया, कुछ अपना बनाया, जिसको मैंने आपको पीछे बताया था। वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहे जाते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण कहे जाते हैं। क्या थे वो? मकान बनाया, झोपड़ी बनाई, फिर गांव बन गया, शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, बंदरगाह, ये सब क्या है? मनुष्य द्वारा ही तो बनाए गए हैं। और इसको बनाने में मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? इन्हीं प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया। और इस धरातल रूपी मंच पर उसने अपनी तमाम छाप छोड़ी है इन सांस्कृतिक भूदृश्यों के माध्यम से। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक वातावरण और मानव में एक अन्योन्याश्रित क्रिया होती है। यहां परिभाषा में आपने गतिशील शब्द सुना है, तो पृथ्वी भी गतिशील है, परिवर्तनशील है, और मानव के पास भी गति है। मानव तो उस पर कार्य कर ही रहा है, गतिशील है ही है। पृथ्वी कैसे गतिशील है? पृथ्वी हमेशा मनुष्य के सामने चुनौती देती है। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, हवाएं चलती हैं, बर्फ पड़ती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं। इस तरह से पृथ्वी भी परिवर्तनशील है और उस पर मानव गतिशीलता के साथ कार्य करता है। इस संबंध को भी हम भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। वास्तव में यही भूगोल का मुख्य विषय है। इसको आपकी पुस्तक में एक बड़ी अच्छी कविता के माध्यम से, कविता तो नहीं है लेकिन कवि क्या कहता है वो मैंने पढ़ा है आपकी पुस्तक में, आप भी पढ़े होंगे। अगर नहीं ध्यान से पढ़ा तो फिर से पढ़िएगा। तो वहां पे एक कवि परमेश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आपने मुझे मिट्टी दी, मैंने उससे कप बनाया। आपने रात्रि दी, मैंने दीपक बनाया। आपने घास के मैदान, उबड़ खाबड़ मैदान, समतल मैदान दिए, हमने उस पर खेत खलिहान, बाग बगीचे और फूलों की क्यारियां बनाई। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य ने प्रकृति से समायोजन करके और एक अपना सांस्कृतिक भूदृश्य इस धरातल रूपी मंच पर स्थापित किया। पहले वो प्रकृति के अधीन था, जैसा प्रकृति चाहती थी वैसा उसको करना पड़ता था। लेकिन बाद में उसने संभावनाएं खोजी। उस प्रकृति के बीच ऐसी संभावनाओं के द्वार उसने खोले जिससे हो करके वो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की भी कोशिश करने लगा। प्रकृति का मानवीकरण या मानव का प्राकृतिकरण, यह मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहां आप सारांश में बस जान लीजिए कि मनुष्य और प्रकृति का अटूट संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है, गतिशील संबंध है। ये सारे शब्द जुड़ करके तब बताते हैं कि भूगोल क्या है। मुझे उम्मीद है इन परिभाषाओं के माध्यम से और जो कुछ मैंने अभी अभी आपको बताया उसके माध्यम से आप इस तथ्य से परिचित हो गए होंगे कि भूगोल क्या है। अब हम आते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर, अंतिम बिंदु पर, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हमारे इस विषय यानी भूगोल की पृष्ठभूमि थोड़ी वैज्ञानिक है। यद्यपि इसका सामाजिक विज्ञानों से भी बहुत अटूट संबंध है, मगर वैज्ञानिक है। इसलिए
क्योंकि इसमें कार्य कारण संबंध जुड़ गया। जब तक कार्य कारण संबंध नहीं जुड़ा था, कार्य कारण का संबंध का मतलब होता है वहां प्रश्न उठता है क्यों। जब तक हम क्यों पर नहीं पहुंचे थे तब तक भूगोल शुद्ध रूप से एक सामाजिक विज्ञान था, यानी उसमें दो ही प्रश्न उठते थे, क्या और कहां। ठीक है, मैं थोड़ा इसको अब आपको ये सब समझा दिया है, तो इसकी हम बात करते हैं वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल। वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल। देखिए, 3 प्रश्नों से भूगोल की प्रकृति संबंधित है। पहला है क्या, दूसरा है कहां, और तीसरा है क्यों। अभी आप समझ जाएंगे, क्या, कहां, क्यों, इन 3 बातों को लेकर भूगोल का अध्ययन है और उसी से भूगोल की वास्तविक प्रकृति हमारे समझ में आती है और यह पता लगता है कि हाँ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जब क्या की बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप से संबंधित, पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप से संबंधित, यानी ये जैसे अब आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, प्राकृतिक या सांस्कृतिक, 2 भूदृश्य आपने पढ़ लिए हैं। जैसे एक पर्वत है, ठीक है, बहुत जगह संसार में पर्वत है। एक पर्वत को देखने के बाद उसका प्रतिरूप हमारे समक्ष आ गया। यहां प्रश्न उठा कि ये क्या है, हमने पता लगाया और उसको एक नाम दिया, क्या, पर्वत। ठीक है, प्रतिरूप या विशेषता जो उसकी है उससे संबंधित था। दूसरा है वितरण से संबंधित, ये विशेषता से संबंधित है, ये वितरण से संबंधित है, और ये कार्य कारण से संबंधित है। कार्य और कारण ये सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषता, पर्वत की विशेषताएं आप जानते हैं, बहुत ऊंचा, ठोस कठोर, चोटी वाला, ऊपर बर्फ जमी है, ये सब उसकी विशेषता है। उसको एक नाम दिया गया पर्वत। ठीक है, वो क्या से संबंधित था। अब पर्वत एक जगह नहीं है। भारत में माउंट एवरेस्ट नेपाल और भारत की सीमा पर, भारत में नंदा देवी नंगा पर्वत, गार्डविन आस्टीन केटू, इसी तरीके से अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, कहीं यूराल पर्वत। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पर्वत कई जगह वितरित हैं, कई जगह हमको मिलते हैं। तो ये कहां का प्रश्न हल होता है भूगोल में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम इस विषय को निश्चित रूप से वैज्ञानिक बना देता है वो ये है, क्यों। पर्वत है, हां, कहां है, यहां है, क्यों है भाई, कैसे। ये क्यों का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, यानी हमें यह बताना है कि यह पर्वत क्यों है, तब हम उसको बताते हैं वैज्ञानिक रीति से कि किस तरीके से वलन के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाओं ने किस प्रकार पर्वत का निर्माण किया, ये हम बताते हैं। और तब हमारा ये विषय शुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक विषय का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आज प्रथम पाठ का इतना बिंदु मैंने ले लिया है। इस पर
जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था आपको, कुछ प्रश्न तुरंत आपको भेजेंगे और आप बचे हुए समय में उसको हल करेंगे और इसके बाद के जो बिंदु होंगे वो अगले दिन यानी कल जब आपका ये क्लास भूगोल का होगा उस समय अगले बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे, शिक्षण करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेटा लॉकडाउन का पालन करें, घर में सुरक्षित रहें। और मैं बता दूं आपको, ये पढ़ाई जो मोबाइल के माध्यम से हो रही है आपके सुविधा और लाभ के लिए है, इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद।